हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन्स पे क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपडेट हो आप तक आसानी से पहुंच जाए। यूपी SSSC पेट का सिलेबस पे चर्चा हो गया है। आज हम भारतीय इतिहास में जो पहला टॉपिक सिंधु सभ्यता है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो सिंधु सभ्यता की बात करें तो पहले सिंधु सभ्यता का उपनाम या अन्य नाम की बात कर लें तो सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता, मैलूहा सभ्यता मेसोपोटामिया के द्वारा माना जाता है। यानी मैलूहा सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही लाया गया है। सरस्वती सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति, आद्य ऐतिहासिक काल और कांस्य युगीन काल। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जैसे पूछ दिया कि कांस्य युगीन काल किस काल के नाम से जानते हैं तो आप वहाँ पे टिक कर देंगे कि सिंधु सभ्यता की घाट जो सिंधु सभ्यता है उसे हम कांस्य युगीन काल के नाम से भी जानते हैं। आगे चर्चा करें तो जो सिंधु सभ्यता की समय अवधि है वो 3250 BC से 2750 BC तक लगभग में मानी जाती है। ये जो है ये सन जॉन मार्शल के द्वारा तय की गई डेट है। यानी सन जॉन मार्शल के द्वारा तय की गई डेट, और सन जॉन मार्शल ही सिंधु सभ्यता की खोज किए थे। ठीक है, आगे बात करें तो सन 1856 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की यानी सर्वप्रथम हड़प्पा के टीलों पे चर्चा की बात करें तो सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1826 में यानी सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने एक टीला देखा। टीले को जब खोदा तो वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिली। यानी सर्वप्रथम हड़प्पा पे जो फोकस करने का कार्य किया है वो चार्ल्स मैसन ने 1826 में किया। उनकी ये खोज जो है आगे तक नहीं चल पाई। तो फिर 1856 ईस्वी में क्या हुआ कि लाहौर से कराची के लिए एक ट्रेन की पटरी बिछाई जा रही थी। रेलवे ट्रैक जो होती है वो कनिंघम के नेतृत्व में जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन इन दोनों ने क्या किया कि कुछ ईंटों को लाया और पटरियों के बीच में फोड़ के गिट्टी के तौर पे रखने शुरू कर दिए। तो मालूम ये चला कि जो ईंटें लाए हैं वो बहुत पुरानी है, हड़प्पा से रिलेटेड है। तो क्या किया कि कनिंघम ने जब इनको भेजा तो इन्होंने ये पता किया। तो कनिंघम के बाद सन जॉन मार्शल आए सरकार में। तो सन जॉन मार्शल ने अपने नेतृत्व में दयाराम साहनी को 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई करने के लिए भेजा। और 1921 जब याद रखिएगा दयाराम साहनी, तो 1922 भी याद रख लीजिए कि राखालदास बनर्जी जो है मोहनजोदड़ो की खोज की थी। 1924 में सन जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है। अगर बात कर लें तो सिंधु जो भी सभ्यताएं होती हैं वो किसी न किसी नदी के पास स्थित होती हैं। तो सिंधु सभ्यता जो है वो अगर नदी की बात करें तो सिंधु नदी और सरस्वती नदी के बीच में है। सिंधु नदी और सरस्वती नदी के पास में माना जाता है यानी सिंधु सभ्यता में सिंधु नदी और सरस्वती नदी है। कनिंघम को हम पुरातत्व विभाग का पिता कहते हैं। अगर बात करें तो एक छोटा सा ट्रिक है, उमा पुआ दद पशु, यानी ऊ से हो गया उत्तर, पू से पूर्व, द से दक्षिण, प से पश्चिम। उत्तर में यानी सिंधु घाटी के उत्तर में मांडा था जो जम्मू कश्मीर में है, पूर्व में आलमगीरपुर यानी उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, पश्चिम में सुतकांगेडोर और वो है पश्चिमी बलूचिस्तान में। अगर बात करें मैप में यहाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ, पश्चिम में सुतकेंगंडोर बलूचिस्तान, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र। इस जब सबको मिलाया गया तो ये पाया गया कि इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार मिल रही है। यानी आकृति की बात करें तो त्रिभुजाकार। अगर सिंधु सभ्यता के विस्तार की बात करें तो सिंधु सभ्यता 3 देशों के साथ साझा करता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। सिंधु सभ्यता में देवता के तौर पे पशुपति और देवी के तौर पे मातृ देवी को माना जाता है। और यहाँ की भाषा जो है वो भावचित्रात्मक है। यहाँ की भाषा जो है वो भावचित्रात्मक है। समाज यहाँ का मातृसत्तात्मक है। व्यवसाय यहाँ पे कृषि होता है। पशु यहाँ पे कुबड़ वाला बैल है। और यहाँ पे बड़ी इमारत जो है वो अन्नागार या धान्यागार। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता में जो सबसे बड़ी इमारत है उसे क्या कहेंगे तो अन्नागार या फिर धान्यागार।
पशु हो गया। बंदरगाह की बात करें तो यहाँ पे बंदरगाह लोथल में था और लोथल की स्थापना रंगानाथ राव ने 1957 में की थी। आलमगीरपुर की स्थापना यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 और सुरकोंतदा की बात करें तो सुरकोंतदा में घोड़े की अस्थियां अंडाकार कब्र पाई गई थी। चनहुदड़ो में गोपाल मजूमदार ने 1934 में खोज की। कालीबंगन की बात करें तो कालीबंगन में काले रंग की चूड़ी, ऊंट की अस्थि और जोते हुए खेत प्राप्त हुए थे। सिंधु सभ्यता के नगर विन्यास की बात करें तो इनका नगर विन्यास पूर्वी और पश्चिमी छोर में था। पूर्वी छोर जो था उसे निचला नगर या आवास के लिए बनाए थे और जो पश्चिमी छोर था दुर्ग के लिए बनाए थे। यानी अधिकतर नगर जो है वो दो भागों में ऐसे ही बटा हुआ होता था, लेकिन एक धौलावीरा जो है वहाँ पर ये 3 भागों में ही बटा था। मात्र एक स्थान धौलावीरा है और लोथल जो है वो एक भाग में बटा होता था। इसके बाद अगर जल निकासी व्यवस्था की बात करें तो जल व्यवस्था बहुत अच्छी थी और यहाँ पर ढकी हुई नालियों का साक्ष्य मिला है। अगर सड़कें की बात करें तो सड़कें एक दूसरे को एक सीध में काटती थी, यानी सड़कें जो हैं ये सीधी सड़क है तो ये ऐसी दूसरी सड़क यानी समकोण पे काटती थी, एक तरह से हम समझ सकते हैं। सड़कें मान लीजिए एक सड़क ये है और एक सड़क ये है तो ये 90 अंश पे ही काटती थी, यानी इस तरह से सड़कें होती थी। यहाँ पर कच्ची सड़कें होती थी और किनारों पर डस्टबिन और लैंप पोस्ट भी पाया गया है, यानी इससे ये साक्ष्य मिलता है कि वहाँ पर मतलब साफ सफाई भी था और थोड़ा सा प्रकाश भी कह सकते हैं कि लैंप पोस्ट से मिलता था। मकानें जो थी वो रोड के किनारे थी और जो रास्ते इनके दरवाजे जो खुलते थे वो गलियों वाले रोडों पर खुलते थे, यानी जो गली में रोड थे वो खुलते थे। मात्र लोथल एक ऐसा जगह है जो मेन रोड यानी मेन रोड पे ही वो दरवाजा खुल जाता था। ठीक, अगर चौथे नंबर पे बात करें मकाने रोड के किनारे, और ये हो गई चर्चे। और जो ईंट है, ईंट जो है वो पक्की ईंटें होती थी और 4-2-1 के अनुपात में होती थी। लंबाई 4, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1। लिपि की बात करें तो यहाँ की लिपि चित्राक्षर थी और इस चित्राक्षर की बात करें तो शैली गौमुद्रिका पद्धति और सर्पाकार 400 से ज़्यादा अक्षर पाए गए और इस लिपि को अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया, अभी तक का। ठीक है, लिपि हो गई। और राजनीतिक जीवन की बात करें तो पुरोहित और व्यापारी यहाँ पे शासन करते थे, तो अगर पुरोहित और व्यापारी मिल गए तो यहाँ पर नगर पंचायत, नगर निगम जैसी कोई संस्था जरूर पाई गई होगी। सामाजिक जीवन की बात करें तो सामाजिक जीवन 3 वर्गों में बटा हुआ था, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग। खान पान ये 9 प्रकार से करते थे। मनोरंजन इनका था संगीत, शतरंज और शिकार। गन्ने की जानकारी इनको नहीं थी लेकिन शहद का प्रयोग करते थे। अगर वस्त्र विन्यास की बात करें तो सूती वस्त्र सबसे प्रमुख है और ये याद रखिएगा कि इनके मनोरंजन में सबसे प्रमुख शतरंज था, यानी शतरंज सबसे पहले था। सूती ऊनी रंगीन कपड़े भी पहनते थे। आभूषण में सोना, चांदी, तांबा, कांसा, पत्थर का प्रयोग करते थे। हड्डी का भी प्रयोग करते थे आभूषण के रूप में। लोथल में मनका बनाने का कारखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा। लोथल में मनका बनाने का कारखाना और चनहुदड़ो में मेकअप यानी लिपस्टिक, काजल, पाउडर ये सब चीज़ें मिली है कहाँ पर? चनहुदड़ो में। यानी इस हिसाब से देखा जाए कि सिंधु सभ्यता के लोग भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, सुंदर थे। धार्मिक जीवन की बात करें तो मातृ देवी की मूर्ति, आद्य शिव, स्वास्तिक का चिन्ह, लिंग, यज्ञ, वेदियाँ, योग, इन सभी के साक्ष्य मिले हैं। पूजा ये लोग पीपल के वृक्ष करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा पूजा की बात करें, सबसे ज़्यादा पूजा ये लोग करते थे मातृ देवी का। सबसे ज़्यादा पूजा मातृ देवी। जानवरों में ये पूजा कुबड़ वाले बैल और पक्षियों में पूजा कबूतर का करते थे। मंदिर का कोई भी साक्ष्य नहीं है, लेकिन फिर भी ये पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे। आगे बात करें आर्थिक जीवन में तो व्यापार करना, कृषि करना इनका सबसे प्रमुख आर्थिक जीवन यही इसी से चलता था। सबसे पहले इन्होंने कृषि कपास की, पशुपालन करना, मोहरों का प्रयोग, विनिमय का माध्यम, वस्तु विनिमय प्रणाली, ये सारे के सारे आर्थिक जीवन प्रणाली थे। अब बात कर लेते हैं कि किस किस नदी पे कौन कौन से नगर थे। हड़प्पा, रावी नदी, मोहनजोदाड़ो, सिंधु नदी, रंगपुर, मादर नदी, सतकांगेडोर, दाश्क नदी, लोथल, भोगवा नदी, आलिमगीरपुर, हिंडन नदी, चनहुदड़ो, सिंधु नदी, रोपड़, सतलज नदी, कालीबंगन, घंघर नदी
और बनावली सरस्वती नदी और मांडा चिनाब नदी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी नगर के नाम पूछ दे देगा और लिखेगा कि इन नगर किस नदी के किनारे थे। ये भी इंपॉर्टेंट। मोहनजोदाड़ो में काशी की नृत्य, अन्नागार, धान्यागार, शिव मूर्ति, स्नानागार, सूती वस्त्र, ये सारे मोहनजोदाड़ो से मिले। लोथल में अग्निवेदियों के साक्ष्य और चावल के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा में मातृ देवी की मूर्ति के साक्ष्य, बनावली में जौ, रंगपुर में गेहूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चावल की भूसी देखी गई तो माना यह गया कि गेहूं होगी वहाँ पे। और एक चीज जान लें, सन जॉन मार्शल के माध्यम से यहाँ पर 7 बार बाढ़ आया था। यानी सिंधु सभ्यता में 7 बार बाढ़ आया था और बाढ़ ही पतन यानी सिंधु सभ्यता की विनाश का कारण भी बाढ़ ही बना। आई होप सारे क्वेश्चंस को कवर कर दिया गया है। मुझे लग रहा है ये हाई लेवल की भी आप एग्जाम दोगे तो वो भी क्लियर कर लोगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।